गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 6 के अंतर्गत काम, आराम और जीवन नामक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो इस लेसन के अंतर्गत हम लोग इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण और आधुनिक शहर का उदय के बारे में समझेंगे। हम यह भी समझेंगे कि शहर में सामाजिक बदलाव कैसे संभव हुआ और भारत के औपनिवेशिक शहरों के बारे में भी इस लेसन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इस अध्याय के अंत में हम औपनिवेशिक शहरों और पर्यावरण की चुनौती के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि अभी विभिन्न टॉपिक जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे उसके माध्यम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि इस चैप्टर के अंतर्गत औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप जो शहरीकरण हुआ, आधुनिक शहरों का निर्माण हुआ, किस प्रकार हुआ और शहरों के निर्माण से समाज में क्या बदलाव आया और भारत में भी किस प्रकार, उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उपनिवेश के अंतर्गत और भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तो भारत में उपनिवेश काल में, यानी जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था उस समय भारत में कौन कौन से शहर प्रकाश में आए और अंत में औपनिवेशिक शहरों में भारत जैसे विभिन्न देश, यूरोप के देशों के उपनिवेश थे और उन देशों में जो नए शहरों का उदय हुआ, नए शहर बसे, उनमें पर्यावरण की क्या चुनौती सामने आई, इस विषय में हम इस चैप्टर के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप शहरों का किस प्रकार विकास हुआ उसके विषय में इस पैराग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार। क्षेत्रफल, भौतिक विस्तार में क्या क्या आता है? क्षेत्रफल आता है, जनसंख्या आती है। तो जितने क्षेत्रफल पर जितनी जनसंख्या बसती है उसे भौतिक विस्तार कहा जाता है, मतलब भूमि पर जनसंख्या का विस्तार शहरीकरण कहलाता है। अब जितने क्षेत्र पर, एक निश्चित क्षेत्र पर, जैसे एक देश का, हमने पहले चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को राष्ट्रवाद के अंतर्गत बताया था कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही क्या होता है? एक देश होता है। वैसे ही एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है हर क्षेत्र शहर का। तो वो जो निश्चित सीमा रेखा के मध्य बीचों अंदर जो जनसंख्या निवास करती है उसे एक शहर कहा गया। यह एक वैश्विक परिवर्तन है। तो यह कार्य जो है विश्व स्तर पर हुआ। विश्व के लगभग समस्त देशों में शहरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना, काम करना भी क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। जैसा कि हम सभी गांव से बिलोंग करते हैं, हम सभी जानते हैं कि लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहरों में जाकर के बस जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में काम की तलाश में जाकर के बसना क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। और यह गतिविधि जो है वो मानव सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़ी हुई है और
यह हमेशा से ही कई गतिविधियों का केंद्र जो है शहर बने रहते हैं, जैसे कि राजनीतिक सत्ता यानी शासनकर्ता, शासक वर्ग जो होता है वो कहाँ रहता है? शहरों में रहता है। उद्योग धंधे शहरों में ही विकसित होते हैं और उद्योग धंधों के द्वारा ही शहर बसते हैं। इसी तरह से विभिन्न धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं वो शहरों में होती हैं और इनके अतिरिक्त भी जो उच्च कोटि की गतिविधियां होती हैं सभी लगभग शहरों में ही होती हैं, जैसा कि हम सभी वर्तमान समय में भी देख रहे हैं। चाहे वह उच्च स्तरीय शिक्षा का केंद्र हो, चाहे चिकित्सा का केंद्र हो, चाहे अनुसंधान का केंद्र हो, कोई भी केंद्र हो, वो सभी क्षेत्र कहाँ हैं? शहरों में हैं। सभी केंद्र कहाँ हैं? शहरों में बसे हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक संस्थाएं जो हैं वो शहरों में होती हैं और इन्हीं संस्थाओं के फलस्वरूप ही, जिसमें कि मुख्यतः औद्योगिकीकरण का प्रमुख योगदान है, औद्योगिक विकास के साथ ही शहरीकरण प्रकाश में आया। तो इस प्रकार औद्योगिकीकरण और शहरीकरण एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इंग्लैंड में, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था कि उद्योग धंधों का तेजी से विकास हो गया था। मशीनों द्वारा अत्यधिक उत्पादन होने की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण और आधुनिक शहर का उदय। बच्चों, औद्योगिक क्रांति के कई दशक बीत जाने के बाद भी ज़्यादा देश क्या थे? ग्रामीण परिवेश वाले ही थे। तब जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई उसके कई दशक पश्चात तक यूरोप के विभिन्न देश क्या थे? ग्रामीण परिवेश वाले ही थे और लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रवासी मजदूरों को आकर्षित कर रहे थे। तब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैनचेस्टर एक औद्योगिक हब है और लीड्स भी। तो इन दोनों जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों से अत्यधिक प्रवासी मजदूर यहाँ काम करने के लिए आते थे और यहाँ से आकर्षित होकर के यहीं पर बसने लगे। अब लंदन की तरफ ध्यान देते हैं। सन 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड क्या है? देश है और का हर 9 में से एक आदमी क्या था? लंदन में रहना चाहता था। लंदन इंग्लैंड की राजधानी, तो इंग्लैंड की राजधानी में हर क्या है? 9 में से एक व्यक्ति रहना चाहता था और जो कि एक महाकाय शहर था। उस समय क्या था? यह बहुत बड़ा शहर था इंग्लैंड में लंदन, जिसमें कि हर 9 में से एक आदमी की इच्छा होती थी कि वह कहाँ रहे? लंदन में जाकर बसे। सन 1810 और सन 1880 के बीच इसकी जनसंख्या इसी आकर्षण के कारण कितनी हो गई? 10 लाख से बढ़कर के 40 लाख हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर एक औद्योगिक हब बन चुका था। इसी तरह से लंदन औद्योगिक हब बन चुका था और इसलिए ग्रामीण जनता लंदन की ओर आकर्षित हो रही थी और इसी आकर्षण के कारण आबादी 1810 से 1880 यानी 70 वर्षों में आबादी बढ़कर के कितनी हो गई? 4 गुना हो गई। 10 लाख से बढ़कर के लगभग
40 लाख हो चुकी थी, 4 गुना। तो लंदन में 5 मुख्य रूप से बड़े उद्योग थे। कौन कौन से थे? खास तौर से वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, परिधान उद्योग, जूता उद्योग, धातु उद्योग, ये सारे उद्योग कहाँ थे? लंदन में विकसित हुए थे। ये उद्योग कहाँ थे? लंदन में। कौन कौन से? लकड़ी व फर्नीचर उद्योग, परिधान और जूता उद्योग, धातु और इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग, शल्य चिकित्सा के उपकरण व घड़ी, कीमती धातुओं की चीज़ें बनाने वाले उद्योग, मोटर कार और बिजली के उपकरण बनाने वाले उद्योग, ये सारे उद्योग कहाँ पर थे? लंदन में थे। और जैसे जैसे शहर में जनसंख्या बढ़ रही थी, यानी गांव से लोग, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग लंदन के लिए पलायन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? रोजगार प्राप्ति के अवसर लंदन में उपलब्ध था, इसलिए पलायन कर रहे थे। नौकरी करने के लिए पलायन कर रहे थे, रोजगार प्राप्त करने के लिए, आधुनिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से, प्रवासी क्षेत्रों से मजदूर कहाँ जा रहे थे? श्रमिक लंदन की ओर पलायन कर रहे थे। और जैसे जैसे शहर में जनसंख्या बढ़ रही थी, वैसे वहाँ पर अपराध भी बढ़ने लगे। तब जनसंख्या वृद्धि सभी बुराइयों की जड़ है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो यहाँ भी जैसे ही जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई, अपराध भी बढ़ना शुरू हो गया। उस समय वहाँ कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। कहाँ पर? लंदन में। पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित थी। परोपकारी लोग नैतिकता को लेकर चिंतित थे। जो लोग रोजगार पाने में असफल रहते थे, वह छोटे मोटे अपराध करके अपनी जीविका चलाते थे। और किसी कारखाने में कम वेतन पर काम करने की जगह अपराध से ही अच्छी कमाई हो जाती थी, क्योंकि काम करने में क्या होगा? परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा और पूरे टाइम मेहनत करना। जैसा कि उस समय 8 से 10 घंटे काम लिया जाता था मजदूरों से। तो 8-10 घंटे किसी कारखाने में खटने से अच्छा क्या था? श्रम करने से अच्छा था कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराध में लिप्त हो जाते थे और अच्छी कमाई हो जाती थी। कई महिलाएं कारखानों में काम करती थीं, लेकिन तकनीक की विकसित होने से उनमें से कईयों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। तो महिलाएं क्या थी? अप्रशिक्षित थी, उन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं था, इसलिए वे बेरोजगार हो गईं। ऐसी महिलाओं को दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने को मजबूर होना पड़ा। तब जो महिलाएं पहले फैक्ट्रियों में काम करती थी, अब उन्हें लोगों के घरों में मजबूरन काम करना पड़ रहा था और कईयों ने अपने घर भी किराए पर देना शुरू कर दिया। कई गरीब बच्चों को उनके माँ बाप ने कामों पर लगा दिए। 1870 में कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और 1902 में फैक्ट्री एक्ट पास हुआ। और कौन सा एक्ट बच्चों? कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 1870 और फैक्ट्री एक्ट 1902, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि छोटे बच्चों को काम पर न लगाया जाए, यानी कि छोटे बच्चों से काम न लिया जाए। ये चित्र में क्या देख रहे हैं आप? लंदन शहर, जिसे महाकाय भी कहा जाता है, ये विशाल शहर आप देख सकते हैं। इस चित्र में आवास की समस्या। तो औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप, जैसा कि अभी हमने पहले पैराग्राफ में बताया कि लंदन में विभिन्न उद्योग धंधे
विकसित हो चुके थे और इन्हीं उद्योग धंधों के कारण ग्रामीण आबादी लंदन की तरफ आकर्षित हो रही थी और प्रत्येक 9 में से एक आदमी कहाँ बसना चाहता था? लंदन में बसना चाहता था। और इसी के साथ ही लंदन में आबादी 70 वर्षों में बढ़ कर के 4 गुनी हो गई और परिणाम क्या हुआ कि अपराध बढ़ने लगे और एक औद्योगिक हब के सामने विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिसमें पहली समस्या कौन सी थी? आवास की समस्या। तो बच्चों, गांव से आने वाले अप्रवासियों के कारण शहर में रहने की जगह की समस्या उत्पन्न हो गई थी और गरीब लोग एक कमरे के मकानों में रहते थे। ये कमरे हवादार नहीं होते थे और साफ सुथरे भी नहीं होते थे। इनमें आग लगने का भी खतरा था। लिवरपूल के जहाज मालिक चार्ल्स बुथ द्वारा 1887 में किए गए सर्वे के मुताबिक लंदन में 10 लाख लोग गरीब थे एवं एक सर्वे के अनुसार अमीरों और मध्यम वर्ग के लोगों की औसत जीवन अवधि 55 वर्ष होती थी, जबकि गरीब लोगों की मात्र 29 वर्ष। और ऐसा क्यों अंतर पाया जाता था? जीवन काल में अंतर, जीवन परिधि की औषधि में अंतर क्यों पाया जाता था? औसत दोनों का इतना भिन्न क्यों था? क्योंकि गरीब वर्ग कठिन परिस्थितियों में रहता था और इनका जीवन लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता था। ये अस्वस्थ रहते थे। लंदन में गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए मजदूरों के लिए आवास योजनाएं भी बनाई गईं। लंदन शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए कई और योजनाएं बनाई गई और कई मोहल्लों को खुला बनाने के लिए, खुली जगहों पर हरियाली के लिए, प्रदूषण घटाने के लिए कई काम किए गए। सरकार ने इस पर कदम उठाया। किराया नियंत्रण कानून बनाकर 10 लाख मकान भी बनाए। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए, कौन सी समस्या? आवास की जो पहली समस्या थी, मजदूरों के आवास की समस्या, उसके समाधान के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। कौन कौन सा कदम उठाया गया कि बाहरी इलाकों में, खाली इलाकों में मोहल्ले स्थापित करवाए गए, बनवाए गए खुली जगहों पर, और प्रदूषण को घटाने के लिए यह कार्य किया गया। सरकार ने इस पर नियंत्रण लागू करने के लिए 10 लाख मकान बनवाए थे। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि लंदन की सफाई में कार्यरत मजदूरों को प्रदर्शित किया गया है कि लंदन को साफ सुथरा रखने के लिए सरकार ने प्रयत्न शुरू कर दिया था। दूसरी समस्या क्या है? शहर में सामाजिक बदलाव। अब शहरों की ज़िंदगी में जो आवास की समस्या थी, उसके समाधान के पश्चात बदलाव नज़र आने लगा। 18वीं सदी में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई था, लेकिन जो औद्योगिक शहरी जीवन था, वहाँ इसका स्वरूप बदल रहा था। पारिवारिक बंधन ढीले पड़ने लगे। विवाह की प्रथा टूटने की कगार पर पहुँच गई। वेतन के लिए काम करने वाली औरतों का अपने जीवन पर ज़्यादा नियंत्रण था, खासकर निम्नतर वर्गों की महिलाओं का। समाज सुधारों का मानना था कि घर से बाहर जाकर काम करने वाली औरतों को दोबारा घर की चारदीवारी में वापस भेज देना चाहिए।
तो औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन आया समाज में कि परिवार की इकाई, जो परिवार महत्वपूर्ण इकाई थी समाज की, उसका विघटन प्रारंभ हो गया और विवाह की प्रथा जो है मात्र एक समझौता रह गई, टूटने के कगार पर पहुंच गई। और औरतें जो कि पुरुषों के नियंत्रण में रहती थी, अब स्वयं पर उनका नियंत्रण हो गया। और इसके पश्चात समाज सुधारकों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि औरतों को चारदीवारी में पुनः वापस भेज देना चाहिए। ये मुंबई शहर का चित्र है और आबादी को दिखाया गया है। तो चारदीवारी में वापस भेज देना चाहिए। जैसे जैसे औरतों के रोजगार खत्म हुए, उनका सार्वजनिक स्थानों पर जाना वर्जित कर दिया गया। और जैसे ही क्या हुआ कि सामाजिक सुधारकर्ताओं ने सुझाव देना शुरू किया, साथ में है औरतों के रोजगार खत्म होने लगे और वे पुनः चारदीवारी में कैद की जाने लगी। 19वीं शताब्दी के सारे आंदोलन में पुरुष एकजुट होते थे, जैसे कि चार्टिज्म। सभी वयस्क पुरुषों के लिए मताधिकार के पक्ष में चलाया गया आंदोलन जो था उसे क्या बोलते थे? चार्टिज्म बोला जाता था। केवल पुरुषों के लिए मताधिकार प्राप्त करने के लिए चलाया गया आंदोलन। काम के घंटे निश्चित करने का आंदोलन। औरतें काफ़ी बाद में मताधिकार आंदोलन में, जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हमने बताया था कि 1848 में जाकर के फ्रांस में और बाद में विश्व के विभिन्न देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद तो औरतें बाद में संघर्ष करना प्रारंभ की। तो बाद में मताधिकार आंदोलन, विवाहित औरतों के संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाईं। 20वीं शताब्दी तक परिवार का स्वरूप फिर बदलने लगा था, जिसका श्रेय महिलाओं को जाता है। अब परिवार एक बाजार का केंद्र बिंदु बन गया था। लंदन शहर ने श्रम के अवसर तो प्रदान कर दिए, लेकिन अब एक नई समस्या थी कि रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में लोग अपना मनोरंजन कैसे करें। तो लंदन ने क्या किया था? एक नई सामाजिक व्यवस्था यानी एक नया शहरी स्वरूप जनता को प्रदान कर दिया था, किंतु अब छुट्टियों के दिनों में जनता अपना मनोरंजन कैसे करे, यह समस्या खड़ी हो गई। और अमीर ब्रिटेन वासियों के लिए बहुत पहले से लंदन सीजन की परंपरा चली आ रही थी। संभ्रांत यानी संपन्न परिवारों के लिए ओपेरा, रंगमंच, शास्त्रीय संगीत आदि के आयोजन किए जाते थे। यानी कि अमीर वर्ग के लिए मनोरंजन का साधन लंदन में क्या था? ओपेरा था, रंगमंच था और शास्त्रीय संगीत होता था। मेहनत कश अपना खाली समय शराब खानों में बिताया करते थे, किंतु इसके विपरीत क्या स्थिति थी मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की कि ये लोग क्या करते थे? अपना खाली समय शराब खानों में बिताया करते थे। आम जनता के लिए पुस्तकालय, संग्रहालय खोले जाने लगे। अब इनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, पटरी पर लाने के लिए सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया कि पुस्तकालय और संग्रहालय खोलना शुरू कर दिया। निचले वर्ग के लोगों में संगीत सभा काफ़ी लोकप्रिय थी। 20वीं सदी आते आते सिनेमा भी विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए मनोरंजन का
साधन बन गया। लोग समुद्र तट पर भी धूप, स्वच्छ हवा एवं सैर सपाटे करने के लिए जाने लगे। तो 20वीं सदी आते आते लंदन शहर में मनोरंजन के विभिन्न साधन परिलक्षित हुए, जिसमें कौन कौन सा था? सिनेमा, जो कि सभी वर्गों के लिए मनोरंजन का मुख्य साधन होता था। इसके अतिरिक्त लोग क्या करने लगे? समुद्र तट पर स्वच्छ हवा और सैर सपाटे के लिए जाने लगे। तो सैर सपाटा भी मनोरंजन के साधन के रूप में सामने आया। यह है मध्यम वर्गीय बस्ती लोगों का, मध्यम वर्ग के लोगों का रहन सहन। भारत के औपनिवेशिक शहर, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि लंदन में मुख्यतः समस्त उद्योग धंधों का विकास होने के कारण जनसंख्या लंदन शहर की ओर पलायन करने लगी और अत्यधिक जनसंख्या होने पर लंदन शहर में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे लोगों के आवास की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, गंदगी की समस्या। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए लंदन सरकार ने विभिन्न कदम उठाया और खुले स्थान पर, हरियाली युक्त स्थान पर स्वच्छ वातावरण में आवास बनवाकर मजदूरों को एक निश्चित किराए पर दिया गया, जिससे कि आवास की समस्या का समाधान हो गया। साफ सफाई का ख्याल रखा गया। इस प्रकार गंदगी से निजात पा लिया गया और सुनियोजित ढंग से जो है लंदन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। समाज में भी बदलाव आया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? सामाजिक बदलाव आया। पारिवारिक बंधन, जो कि अभी तक क्या था? समाज की मुख्य इकाई परिवार होती थी, अब उसका बंधन ढीला पड़ने लगा, यानी कि संयुक्त परिवार प्रणाली क्या हो गई? टूटने लगी। जैसे सामाजिक विघटन का कारण आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें एक टॉपिक है शहरीकरण, औद्योगिकरण या नगरीकरण। तो औद्योगिकीकरण का दुष्परिणाम यह भी हुआ कि पारिवारिक बंधन टूटने लगे और औरतों का जीवन जो है उसमें सुधार आया, क्योंकि औरतें भी अब कारखानों में कार्य करने लगीं। किंतु बाद में यूरोप के समाज सुधारकों ने पुनः आवाज़ उठाना शुरू किया कि औरतों को घर में रहना चाहिए और यहाँ के लोगों के मनोरंजन के जो साधन होते थे वो उच्च वर्ग के लिए होते थे, जैसे ऑपेरा, रंगमंच, शास्त्रीय संगीत आदि। और आम जनता जो है अपना जीवन मनोरंजन के लिए शराब खानों में बिताती थी। किंतु 20वीं सदी के प्रारंभ में सिनेमा उच्च, मध्य व निम्न समस्त वर्गों के लिए मनोरंजन का प्रमुख साधन हो गया। इसके अतिरिक्त समुद्र तट पर लोग स्वच्छ हवा के लिए जाने लगे और इस प्रकार समुद्र तट पर बीच बन गए, जो मनोरंजन के प्रमुख साधन के रूप में सभी वर्गों के लिए मनोरंजन के साधन हो गए। इसी तरह से भारत के औपनिवेशिक शहर किस प्रकार स्थापित हुए, औपनिवेशिक शहर की क्या विशेषता थी, यानी कि जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था तो भारत में कौन सा शहर विकसित हुआ, कैसे विकसित हुआ,
शहर के विकसित होने का कारण क्या था, हम इस पैराग्राफ में इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो भारत में औपनिवेशिक शासन के समय शहरीकरण एक क्या थी, रफ्तार जो है वो धीमी थी। शहरीकरण की रफ्तार क्या थी, बहुत ही धीमी थी। केवल 11% लोग ही शहरों में रहते थे और इस जनसंख्या की बहुत बड़ी संख्या 3 प्रेसिडेंसी शहरों, उस समय भारत में, जिस समय हमारा देश गुलाम था ब्रिटेन का, उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेज़ों ने बनाया था। बंगाल, जैसे आज महानगर है, उस समय प्रेसिडेंसी होती थी बंगाल, मद्रास और बम्बई। प्रेजेंट टाइम में 4 महानगर हैं, उस समय 3 प्रेसिडेंसी होती थी अंग्रेजी शासनकाल में। तो इन 3 प्रेसिडेंटी शहरों में रहती थी कितनी आबादी, 11% लोग, जिसमें बड़े बड़े बंदरगाह क्या होते थे, बंदरगाह, वेयर हाउस, घर व दफ्तर, सेना की छावनियाँ और शैक्षिक संस्थान, संग्रहालय एवं पुस्तकालय थे। कहाँ पर होते थे, औपनिवेशिक शहरों में। और औपनिवेशिक शहर कौन कौन सा था, 3 प्रेसिडेंसियाँ। बम्बई भारत का एक प्रमुख शहर बन चुका था। कौन बन चुका था, बम्बई। और 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में बम्बई तेजी से फैलने लगा। कब फैला बम्बई, 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में। 1872 में इसकी जनसंख्या 64,44,005 थी, जो 1941 में बढ़कर के 15 लाख तक पहुंच गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख पहुंच गई। और पहले कितनी थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,44,405। कब थी, 1872 में मुंबई की आबादी, बम्बई की आबादी कितनी थी, 6,44,405 थी, जो 1941 में 15 लाख पहुंच गई। और बम्बई भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन गया। बम्बई भारत का प्रमुख शहर था, जो कि 19वीं शताब्दी के आखिर में तेज़ी से फैलने लगा, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में अभी आपने देखा। 17वीं शताब्दी में बम्बई 7 टापुओं का क्या था, शहर था। बम्बई क्या था, 7 टापुओं का समूह था, जिस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। यानी मुंबई किसका उपनिवेश था, पुर्तगालियों का उपनिवेश था, जो कि 7 टापुओं का समूह था। ये टापू अंग्रेज़ों के हाथ में चले गए। तब पुर्तगालियों से किसने छीन लिया, अंग्रेज़ों ने छीन लिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय बम्बई में खोला और 19वीं सदी के बाद बम्बई एक बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। बंदरगाह यानी जहाँ से समुद्री जहाज़ द्वारा माल एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है, यानी आयात निर्यात किया जाता है। जहाँ से समुद्री जहाज़ आते हैं जाते हैं, उसको बंदरगाह, उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। जिस प्रकार से हवाई जहाज़ जहाँ से उड़ती है, लैंड करती है, उस स्थान को हवाई पत्तन कहते हैं। ऐसे ही समुद्र तट पर बने हुए प्राकृतिक और मानवकृत बंदरगाहों को, तलछट को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो ये मुंबई एक बंदरगाह शहर के रूप में विकसित हुआ, जहाँ से कपास, अफीम की सप्लाई की जाती थी। यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात किस वस्तु का होता था, कपास और अफीम का, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार
भारत से कच्चे माल यूरोप में भेजा करती थी। एशिया महाद्वीप से जहाँ जहाँ उसका उपनिवेश था वहाँ से कच्चे माल को कहाँ भेजती थी? यूरोप में भेजती थी, और वहाँ से बना बनाया माल उपनिवेशों में बेचने के लिए आता था। तो उसके बाद यह पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र भी बन गया, और 19वीं सदी के आखिर तक ये शहर देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन चुका था। बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई। पहली सूती मिल कब स्थापित की गई? 1854 में स्थापित की गई, और 1821 तक इसकी संख्या कितनी हो गई? 85। और 1925 आते आते बम्बई भारत की फिल्म सिटी बन गई। क्या हो गया? 1925 तक भारत में मुंबई एक फिल्म सिटी बन चुका था, फिल्म राजधानी बन चुका था। इन दिनों बम्बई में मिलों के खुलने के बाद काफ़ी संख्या में लोग शहर की तरफ जाने लगे, रुख करने लगे, और 1840 में बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 9.5 वर्ग गज था, जबकि लंदन का क्षेत्रफल 155 था वर्ग गज था। लंदन में एक मकान में औसतन 8 आदमी रहा करते थे, जबकि बम्बई में एक मकान में 20 आदमी रहते थे। तो लंदन और बम्बई की तुलना में बम्बई स्वच्छ था, आवास की सुविधा उपलब्ध थी लंदन की अपेक्षा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रति वर्ग गज में जहां लंदन में 155 व्यक्ति रह रहे हैं, वहीं पर मुंबई में मात्र 9.5 का रेशियो है। और सन 1800 में बम्बई फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में अंग्रेज रहा करते थे और दूसरे हिस्से में नेटिव रहते थे। यह नस्ली विभाजन था, और यह तीनों प्रेसिडेंसियों में था। कौन कौन से? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों में नस्लीय आधार पर विभाजन हुआ था। बम्बई के अनियोजित विस्तार के कारण आवास और जलापूर्ति की समस्या बढ़ने लगी। किस किस की समस्या? आवास की और जलापूर्ति की समस्या सामने आई, और आवासीय क्षेत्रों पर दबाव बढ़ने लगा। यूरोपीय लोगों की तरह अमीर पारसी, मुसलमान और ऊंची जाति के व्यापारी, उद्योगपति लंबे चौड़े बंगलों में रहते थे। जिस प्रकार से अंग्रेज लंबे चौड़े बंगलों में रहते थे, उसी प्रकार से भारत के उच्च वर्गीय लोग भी लंबे चौड़े बंगलों में रहने लगे। वहीं बाकी की जनता चौल में रहती थी। चौल छोटे छोटे मकान होते हैं जिनमें हवा का उचित प्रबंध नहीं होता है। तो चौल में जो बाकी जनसंख्या थी वो कहाँ रहती थी? चौल में रहती थी, जो कि बहुमंजिला होता था, बहुमंजिला इमारत था। यह शहर के नेटिव हिस्से में होती थी, यानी जहाँ सामान्य नागरिक रहते थे वहाँ होती थी, वो भी भारतीय। और ये व्यापारी, महाजन और भवन ठेकेदार द्वारा बनवाए जाते थे। प्रत्येक चौल में कमरों की कतारें होती थी।
तब ये जो चौल बनाए जाते थे वो कतारों के रूप में बनाए जाते थे। इनके कमरे कतारों में होती थी और इन कमरों में अलग अलग शौचालय नहीं होते थे। ये लंदन के टेने में टस की तरह होते थे। तो लंदन शहर जो था उसमें जो टस बने होते थे उसी की तरह, ट्रेन में टस जो बने होते थे उसी की नकल करके मुंबई में बनाया गया था चौल। यहाँ पानी की समस्या हमेशा रहती थी क्योंकि चौल कतार में बनते थे और यहाँ पर शौचालय भी कॉमन होता था और पानी की व्यवस्था भी कॉमन होती थी। यानी कि एक मान लीजिए 8-10 कमरों का चौल है तो एक पानी की व्यवस्था एक जगह रहती थी और एक शौचालय रहता था। इसलिए ये समस्याएं बनी रहती थी चौलों में, पानी की समस्या और शौचालय की समस्या। लोगों को सुबह सुबह कतार में लगना पड़ता था और अपनी बारी के चक्कर में उनमें अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जैसा कि आप पिक्चरों में देखे होंगे, सीरियलों में देखे होंगे कि पानी के लिए लंबी कतार लगी हुई है, लोग धक्का मुक्की करते हुए नज़र आते थे और शौचालय के लिए डिब्बा रखा हुआ है, बाल्टी रखी हुई लाइन से। ये सारे चित्र आप पिक्चरों में देखे होंगे। घर के भीतर जगह की कमी होने के कारण खाना पकाने, कपड़े धोने और सोने के लिए भी सड़कों और आसपास के खाली स्थानों का प्रयोग किया जाने लगा। बहुत सारी चालों में तो मुसलमानों और दबे कुचले वर्ग के लोगों को नहीं रखा जाता था। किसको नहीं रखा जाता था? मुसलमानों को और दबे मतलब निम्न वर्ग के लोगों को नहीं रखा जाता था और उन्हें पत्तों या बांसों से बने झोपड़ों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के डर से शुरू किया गया था, तो बम्बई में ये काम प्लेग के डर से शुरू किया गया था। यानी चावल बनाने का जो काम लंदन में किसके डर से हुआ था? सामाजिक आंदोलन के डर से प्रारंभ हुआ था। वही काम मुंबई में प्लेग के डर से, यानी जनता जो प्लेग से मरती थी उसको बचाने के लिए, प्लेग न फैले इसलिए प्लेग की रोकथाम के लिए चावल बनाने का निर्णय औपनिवेशिक सरकार ने लिया था। चावल बनाने का काम प्रारंभ किया गया था। अब है मुंबई में भूमि विकास। बम्बई में 7 टापुओं को मिलाकर बम्बई बनाया गया था। इसके लिए पहली परियोजना 1784 में शुरू की गई थी औपनिवेशिक सरकार ने, यानी अंग्रेज सरकार ने जो 7 टापुओं को मिलाकर के मुंबई की स्थापना की गई थी उसके लिए 1784 में एक परियोजना बनाई गई। 19वीं सदी के मध्य में सरकार और निजी कंपनियों की ओर से कई परियोजनाएं बनाई गई ताकि समुद्री भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। किस लिए बनाई गई? क्योंकि यह टापू क्षेत्र था, इसलिए समुद्री क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए विभिन्न परियोजनाएं निजी और सरकारी तौर पर बनाई गई। भूमि विकास के लिए बम्बई के पहाड़ी क्षेत्रों को भी सपाट किया गया। क्या किया गया? अंग्रेज सरकार द्वारा खेती योग्य भूमि के लिए, आवासीय भूमि के लिए पर्वतों को, पहाड़ों को सपाट कर दिया गया, यानी तोड़ दिया गया। बम्बई का प्रसिद्ध मरीन ड्राइव 20वीं सदी में समुद्री जमीन को विकसित करके बनाया गया। तो बच्चों, जो आजकल मनोरंजन का प्रमुख स्थल है मरीन ड्राइव या मरीन बीच जिसे बोलते हैं, वह कैसे बनाया गया? समुद्री जमीन को विकसित करके बनाया गया था। तो इस प्रकार से
विभिन्न शहरों में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप विभिन्न शहरों का विकास हुआ और शहरों के विकास के फलस्वरूप विभिन्न प्राचीन परंपराएं, प्रथाएं टूटने लगी और उसके स्थान पर नई परंपराएं, प्रथाएं अपनाई जाने लगी और सभी साधनों में परिवर्तन हुआ, चाहे वो मनोरंजन के साधन हो, चाहे जलापूर्ति के साधन हो, चाहे भवन निर्माण कला हो, तब सभी क्षेत्रों में परिवर्तन परिलक्षित होने लगा, दिखाई पड़ने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप शहरीकरण हुआ और शहरीकरण के फलस्वरूप सामाजिक जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। और हमारा अगला टॉपिक है बम्बई सिनेमा एवं संस्कृति की दुनिया और सपनों का चकाचौंध शहर। इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।